दूर तो वैसे कोई शिखर पे नहीं पहुंचा है, लेकिन हाँ, अगर अगर मेरे को कोई 3 चीजें बतानी है जो लाइफ में बहुत हेल्प किया है मेरे को, इट इज। अच्छा, और जिलिका आपका सक्सेस मंत्र क्या है? यानी आपके जिंदगी के इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? आई वुड लाइक टू मतलब एजुकेट पीपल की कॉग्निटी का एक सोशल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं, हम लोग B2B और B2G बिजनेस मॉडल है हमारा। द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। TGV हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ TGV हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारे TGV हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है जिलिका त्रिसल जी। शी इज ए यंग एंटरप्रेन्योर। हम एंटरप्रेन्योरशिप टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जिलिका, व्हाई शुड समवन ट्यून इनटू दिस एपिसोड? लोग ये एपिसोड को क्यों सुनना या क्यों देखना चाहिए? तो उद्यमिता भारत में बहुत प्रोमिनेंस गेन कर रहा है। सबको जानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स क्या होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को जनरली पता होता है कि एक उद्यम को शुरू करने के लिए क्या एक्चुअली में लगता है। तो इस एपिसोड के थ्रू मैं अपनी कहानी साझा करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि बाकियों को भी पता चले कि कोई भी 2 उद्यमियों की जर्नी सिमिलर नहीं होती है। लाइक मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो दूसरा बंदा कुछ और कर रहा है, दोनों इक्वली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रोसेस में। तो मैं अपनी कहानी के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि परफेक्शनिज्म को छोड़कर अगर हम प्रोग्रेस का पीछा करें, वहां पर आप एक अच्छे उद्यमी बन सकते हो। और मैं अपनी कहानी के थ्रू मेजरली यही साझा करना चाहूंगी ऑडियंस के साथ। ठीक है, और आपका पहली बार उद्यमी बनने का सफर के बारे में बात करने से पहले आपके दिमाग में कुछ गुदगुदी करना चाहते हैं। हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करेंगे और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे साझा करना चाहिए। ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे तरफ से पहला शब्द है कि भविष्य, फ्यूचर। भविष्य, सपने, सारे सपने। अच्छा, और सपना? सपना, हौसला, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, धन, स्वतंत्रता, जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और अब मेरी तरफ से कुछ शब्द आपकी तरफ आते हुए जिलिका, मेरी तरफ से पहला शब्द है आविष्कार। आविष्कार, आविष्कार, विज्ञान, लीडरशिप, नेतृत्व, कठोर निर्णय, अग्री, बुक, किताब, दोस्त, सक्सेस, सब्जेक्टिव, बहुत सब्जेक्टिव होता है। और एक सबसे बढ़िया सा शब्द है एलियंस, ग्रह अंतरवासी। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी इंटरेस्टिंग लोग होंगे दोस्ती करने के लिए। आपको मिले तो हमें भी खबर भेजिए, हम भी मिलना चाहते हैं। और पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दूसरा रैपिड फायर राउंड के लिए स्टे ट्यून्ड। और जिलिका जी, TGV हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, मैं काफी खुश हूँ यहाँ पे इनवाइट होने के लिए। मतलब हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मेरी भी, तो मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और आप लोगों से बात करके। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन
शेयर कीजिए हमारे टीजीवी हिंदी ऑडियंस के साथ। ठीक है, तो मैं 23 साल की हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन बायोटेक इंजीनियरिंग में किया था, लेकिन मेरा सारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस न्यूरो साइंस रिसर्च में रहा है, तंत्रिका विज्ञान के शोध कार्य में रहा है। और उसके पश्चात मैंने थोड़ा सा साइंस कम्युनिकेशन किया। साइंस कम्युनिकेशन अगर बहुत आसान भाषा में कहा जाए तो साइंस को, जो भी सारी रिसर्च हो रही है, जो भी सारा शोध कार्य हो रहा है, उसको बहुत ही आसान भाषा में पब्लिक को समझाना, दैट इज व्हाट साइंस कम्युनिकेशन इज। तो कुछ समय तक मैंने 4 साल तक एक नॉन प्रॉफिट के लिए साइड में मैंने साइंस कम्युनिकेशन किया। मैंने एज अ फाउंडिंग मेंबर वो बिल्ड किया था। और उसके बाद मैंने अशोका यूनिवर्सिटी में 8 महीने के लिए एज अ न्यूरो साइंस रिसर्चर काम किया। और मेरे को हमेशा से उद्यमिता की तरफ काफी लगाव रहा है, मगर अपने बहुत ही एकेडमिक कमिटमेंट्स की वजह से कभी मैंने बहुत सीरियसली परस्यू नहीं किया। लेकिन मेरे को हमेशा लगता था कि जो मैं काम कर रही हूँ, मैं न्यूरो साइंस का जो शोध कार्य मैंने किया है, वो सारा कुछ साइकाइट्री की बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था। और उससे मेरे को लगता था कि हाँ, मैं शायद दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। क्योंकि मेरे करियर का सबसे बड़ा ईथॉस, एक गाइडिंग ईथॉस ये रहा है कि जो भी करो ऐसा करो जो बहुत सारे लोगों को एक साथ इम्पैक्ट करे। तो मेरे को लगता था कि हाँ, मेरा तंत्रिका विज्ञान का शोध कार्य जिससे साइकाइट्री की तरफ एक ब्लेंड था, वो उस तरीके के लिए उस तरफ में मेरे को लेकर जा रहा है। लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि कोई भी उस काम का टैंजिबल इम्पैक्ट देखने के लिए, दुनिया को कोई भी भौतिक उसका इम्पैक्ट देखने के लिए कम से कम 20-25 साल वेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अपने पूरे करियर में देखती तो मेरे को लगता है कि हाँ, मे भी मैंने कुछ नॉलेज में कॉन्ट्रीब्यूट किया होता, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है शायद बनता नहीं। तो और मेरे को अगेन उद्यमिता की तरफ शौक था। और जो कंपनी में बना रही हूँ वो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए है, जिन बच्चों को पढ़ने लिखने में थोड़ी तकलीफें होती है। मेरे को खुद रही है बचपन में पढ़ने लिखने में तकलीफें। तो मेरे को लगा कि देखिए, न्यूरो साइंस बैकग्राउंड होने से एक एडवांटेज, आपको टेक्निकल एडवांटेज मिल जाता है इस फील्ड में। और मेरे पास एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी था इस प्रॉब्लम का, और एक मुझे उद्यमिता की तरफ लगाव था। मैंने छोटे मोटे वेंचर जैसे कॉलेज में शुरू किए थे। तो मेरे को लगा ठीक है, इस चीज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए और कुछ ऐसा करते हैं जिसका जेन्युइनली कुछ इम्पैक्ट बने, जो लोगों के पास पहुंच सके कोई सोल्यूशन, रादर देन वेटिंग फॉर 20-25 years फॉर एनी टैंजिबल इम्पैक्ट टू हैपन। मतलब रिसर्च में प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में ही बहुत साल लग जाते हैं, तो इम्पैक्ट तो आप बहुत ही बाद में देखोगे शायद। तो मेरे को कुछ ऐसा करना था जिसका इम्पैक्ट और जल्दी दिख सके मुझे, तो इसलिए मैंने उद्यमिता का राह चुना। और जिलिका, आपसे जानना चाहेंगे कि हर चीज के पीछे रीजन होता है और हर चीज के पीछे कोई एक गाइडिंग वॉइस होती है। तो आपके इस फैसले के पीछे आपका गाइडिंग वॉइस कौन रहा, या आपके लिए गाइडिंग वॉइस कौन है आपका? डेफिनेटली माय मॉम। मेरी मॉम मेरी गाइडिंग वॉइस है। मतलब उनको तो मैं अपना साथ ही कहती हूँ जीवन में। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के थे महाभारत में, तो मतलब मेरा और मेरी मम्मी का रिश्ता इज मोर ऑफ अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड देन अ मदर डॉटर। शी इज लाइक एक साउंडिंग बोर्ड है मेरे लिए। मेरे को कोई भी आइडिया होता है आई टेल हर। शी इज ऑल्सो लाइक द ग्राउंडिंग फोर्स मेरी लाइफ में। मतलब जहाँ पे थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, शी इज लाइक ठीक है, समय कट जाएगा। एंड मतलब वो एक, क्योंकि माय मॉम इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट आई डू, तो एक थर्ड पर्सन से समटाइम्स इट्स वेरी रीअश्योरिंग कि हाँ चलो ठीक है, मे बी लाइफ में सब सही हो जाएगा इवेंचुअली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में हाई और लोज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो देन यू शुड बी समबडी टू ग्राउंड यू कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया अभी जो हो रहा है, लेकिन इसको पलटने में भी देर नहीं लग सकती है, तो पैर थोड़े जमीन पे रखो। आई थिंक माय मॉम डज दैट वेरी वेल। कई बार आप जब एक लीडरशिप पोजीशन में होते हैं, लोग आपको सच बोलने से थोड़ा डरते हैं। आपके पास लोग होने चाहिए जो आपको सच बोले आसपास। तो मेरी मॉम ने हमेशा वो काम किया है मेरे लिए, जो मेरे को सच बताया, मेरे को हमेशा ग्राउंडेड रखा है, हम्बल रखा है। तो इट्स माय मॉम। कोई भी एडवाइस चाहिए हो, किसी भी तरह का विचार विमर्श करना हो, आई टेक दैट टू माय मॉम। अच्छा, और जिलिका आपका सक्सेस मंत्र क्या है? यानी
आपके जिंदगी के इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? इधर तक मतलब वैसे कोई शिखर पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हाँ, अगर मेरे को कोई 3 चीजें बतानी है जो लाइफ में बहुत हेल्प किया है मेरे को, इट इज क्यूरियोसिटी। सबसे पहले जिज्ञासा, कि जो आपको सामने परोसा जा रहा है आप खाली उसी से सेटिस्फाइड नहीं है, आप सवाल पूछ रहे हो, आप देख रहे हो कि और क्या हो सकता है। यू आर लाइक वेंचरिंग इनटू पॉसिबिलिटीज, यू आर नॉट जस्ट हैप्पी विद व्हाट इज बीइंग सर्व्ड टू यू। उसके अतिरिक्त मेरे को लगता है धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल डोपामाइन जनरेशन में ग्राउंडेड रहना और अपना कर्म फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज सब लोग यू आर सीइंग एवरीथिंग एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन। तो हाँ, बट रियल लाइफ ऐसे चलती नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको फेलियर देखना पड़ता है, आपको हर तरह की चीजें देखनी पड़ती हैं। तो कई बार आप उस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बहुत मतलब डीरेल हो सकते हो, तो आपको अपना ग्रेटिफिकेशन डिले करना आना चाहिए, उसके लिए धैर्य बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, आई थिंक मदद मांगने के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको मदद चाहिए आप जाके मांगो, बोलो कि मेरे को नहीं आ रहा है ये। आपको हमेशा वो अल्फा बनने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। दुनिया में मतलब दुनिया बहुत अच्छी भी है, मतलब कई बार हम लोग न्यूज में बस सुनते हैं इस इंसान ने उसके साथ ये कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। दुनिया बहुत अच्छी है, 90% दुनिया मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, और आप हेल्प मांगोगे तो आपको मिलेगी, बट आपको पहले वो करेज रखनी पड़ेगी कि हेल्प मांगनी पड़ेगी। आपको 1 और 1 11 होता है। जब अपने मतलब आप फोर्सेस ज्वाइन करते हो दूसरे लोगों के साथ, तो एम्पलीफाई होता है वो सब कुछ, आपके एफर्ट्स, उनके आइडियाज। तो हेल्प मांगने में हिचक नहीं होनी चाहिए आपको। बहुत अमेजिंग आपने अपनी जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो हमारे साथ शेयर करी। अब इसके साथ में ड्राइविंग फोर्स के साथ में झिलिका एक चीज होती है कि कुछ मुश्किलें आती हैं। तो आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल सी कौन सी थी जिसने आपको सीख दी और जिससे आपने बहुत सारी लर्निंग पाई है, जिसने आपको हेल्प किया आगे बढ़ने में? सबसे मुश्किल सीख, सबसे पहले अगर मैं अपने करियर में देखूं तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं एक परफेक्शनिस्ट रही हूँ। मेरे को लगता है कि मैं एक परफेक्शनिस्ट अभी भी हूँ, लेकिन वो somehow एंटरप्रेन्योरशिप पे चलता नहीं है। मैंने देखा है, आप अगर हर एक चीज परफेक्ट करने बैठोगे, जैसे साइंटिस्ट, अब मैं साइंटिस्ट हूँ बाय ट्रेनिंग, तो हमें सिखाया जाता है एक्सपेरिमेंट से पहले हर एक वेरिएबल को कंट्रोल में कैसे लाया जाए। अब देखिए, जो बाय एनवायरनमेंट होता है वो होगा, लेकिन स्टिल हमें वेरिएबल्स को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। हमें हर एक एक्सपेरिमेंट से पहले बहुत विचार विमर्श करना पड़ता है, डेलिब्रेट करना पड़ता है टीम के साथ कि क्या इस तरीके से जाना चाहिए, उस तरीके से जाना चाहिए। मेरे लिए, और मैं भी उसी अप्रोच के साथ ट्रेन थी। अब यहाँ मैं आ रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप अपना करने, इधर मैं देख रही हूँ कि यहाँ मेरे को बताने वाला कोई नहीं है। मैं लैब में तो 10 लोग होते थे बताने के लिए मेरे को चीजें, यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर यू आर ऑन योर ओन, और इधर आपके पास उतना टाइम नहीं है टू करेक्ट एवरी वेरिएबल, टू गेट एवरीथिंग अंडर योर कंट्रोल। दैट्स नॉट पॉसिबल। इफ यू ट्राई एंड डू दैट, आपका टाइम ही इतना चला जाएगा ना कि आपके जगह 10 लोगों ने और बना ली होगी वही चीज, तो वो भी आप करना अफोर्ड कर नहीं सकते हो। तो मेरे को समझ आया कि कई बार यू हैव टू स्टार्ट बिफोर यू थिंक, स्टार्टिंग बिफोर यू थिंक एंड चेजिंग प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है। अब ऑफ कोर्स सुनने में इतना डिफिकल्ट लगता नहीं है, मगर वो बिहेवियर पैटर्न्स और आपको अपनी पास्ट की ट्रेनिंग को अनलर्न करना पड़ता है सारा। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर मी, बिकॉज आई वाज टॉर्न कि मेरे को तो अभी तक ये पता था कि सही है, और यहाँ मुझे लोग कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ लोग कुछ और करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आई वाज वेरी टॉर्न बिटवीन क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट अनलर्निंग रही है, एंड इट कॉस्टेड मी काफी सारा टाइम। अच्छा, मेरा गलती करने का क्वेश्चन बहुत डिफ्लेट हो गया उसकी वजह से। तो मेरे को लगता है कि सोचना पहले है, करना बाद में। मतलब कोई कुछ भी चीज सही या गलत होती नहीं है इनहेरेंटली, आप फिर उसको बनाते हो इवेंचुअली। मैंने ये सीखा है। ये थोड़ा डिफिकल्ट अनलर्निंग पैटर्न था मेरे लिए।
और जिलिका, आपको एक कॉग्निटी शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कॉग्निटी आपका कंपनी शुरू करने का। लाइक आई सेड, मैंने आपको पिछले आंसर में भी अपने बताया था कि मेरे पास एक न्यूरो साइंस रिसर्च बैकग्राउंड है। मेरे को खुद स्पेशल लर्निंग नीड्स रही है बचपन में, तो ये दोनों चीजें साथ में मिलकर इंस्पायर्ड मी टू डू समथिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। मगर ऑफ कोर्स उठ के मतलब आप एक वन फाइन डे आप नींद से उठे और आपको लगता है आपके पास आइडिया आया, मेरे पास भी नहीं था। एक्चुअली इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे फाइनल ईयर में जो मेरे थीसिस सुपरवाइजर थे वो यूनिवर्सिटी छोड़ के चले गए बहुत ही सडनली। हमें अगले दिन मतलब ऐसा बॉम्ब फूट रहा है हमारे सर पे कि ये प्रोफेसर चले गए हैं, अब आप देख लो अपना अपना। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बात करी कि मतलब अब मैं क्या करूँ। दे वर लाइक कि आप अपना प्रोजेक्ट गाइड चेंज कर दीजिए, आप आगे बढ़िए प्रोजेक्ट के साथ आप। लेकिन मेरे को समझ आ गया था कि इस प्रोजेक्ट से जो मतलब मेरा मतलब गोल था वो होने नहीं वाला था अकम्प्लिश। तो मैंने ऐसे ही मतलब एक जुगाड़ प्रोजेक्ट मैंने एक कोलैबोरेटर्स भी ढूंढ लिए बाहर के यूनिवर्सिटीज से। और मेरा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोजेक्ट था। आई डिड नॉट हैव टू गो टू द लैब टू डू एक्सपेरिमेंट्स। वो लैपटॉप से भी हो सकता था बहुत अच्छे से काम। तो मेरे को लगा कि कॉलेज क्यों जाना है इसके लिए। तो मैंने एक फेक ऑफर लेटर बनवाया किसी से। मैंने अपनी कॉलेज में बोला कि मेरी जॉब लग गई है, मेरे को जाने दो। And yeah, मतलब then I was like at home for 4-5 months and I was figuring out अब मैं क्या करूँ, because I did not like going to college. मेरे को classes में जाना बहुत बेकार लगता था मेरे को। तो I joined a special school उस समय, a special needs school in my city, and I shadowed the educators over there. वहाँ पे मतलब मैंने पूरा I did not teach those kids, but I got a very very close peek into क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लोग स्पेशल एजुकेशन स्पेस में। अभी भी एंड यूजर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेरे को एक बहुत ही मल्टी स्टेक होल्डर व्यू मिल गया मेरे को। और 5-6 महीने तक मैंने बहुत पेरेंट्स से बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने ऑब्जर्व करे क्लासेस किस तरह से होते हैं, एजुकेटर्स से बात करी, जो पूरा डिसेबिलिटी इकोसिस्टम है उन लोगों से मैंने काफी पूछा मैंने कि क्या प्रॉब्लम्स है इकोसिस्टम में। तो बाय द एंड ऑफ 6 months मेरे को कुछ आइडिया लग रहा था कि ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्टाइजेशन का बहुत स्कोप है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत सारा मैनुअल एफर्ट यहाँ पे कट डाउन कर सकता है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट मैनेजर फ्रेंड है मेरी फाल्गुनी और मेरा एआई रिसर्चर फ्रेंड है शोभिक, मैंने इन दोनों को बताया कि दिस इज a problem which has a lot of potential, मिलके कुछ करते हैं। लेकिन उस समय all of us were deep down into graduating और हमारा करियर बिल्कुल हमारे सामने था, सबके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस थे। तो हमने कहा चलो इसे साइड में बिल्ड करते हैं। मतलब फिर Feb 2024 में we were seeing कि इसमें पोटेंशियल आ रहा है, हमें वैलिडेशन मिल रहा था बहुत सारा। तो we were like कि अब इसको बैठ के बनाएंगे। तो लाइक हमने मई लास्ट ईयर में we all left our jobs and we got heads down into building this. तो इसलिए कम्युनिटी came into being। हम लोग अभी 3 co-founders हैं, एक स्पेशल एजुकेटर है और कुछ इंटर्न्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो एवरी डे मतलब हर रोज हम कुछ सीख रहे हैं, हर रोज हम कोई गलती कर रहे हैं, बट मतलब आई थिंक ऑल ऑफ दैट इज टेकिंग अस क्लोजर जो हमारा गोल है टू मेक स्पेशल एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। अच्छा, yeah, that is what that's what the journey has been like। और कोशिश कर रहे हैं हम भी। So जिलिका, आपसे जानना चाहेंगे कि एज एन एंटरप्रेन्योर आपको जागृति की यात्रा के बारे में क्या कहना है और इसने आपकी जर्नी को कैसे शेप अप किया है? ओके, ये क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है मेरे से ज्यादातर, बट ठीक है। और जागृति यात्रा बेसिकली फॉर द लिसनर्स अगर मैं बताऊं तो वो एक 8000 किलोमीटर की लंबी ट्रेन यात्रा है। वो 15 दिन से बॉम्बे से स्टार्ट करते हैं और पूरे इंडिया के लेंथ और ब्रेथ के अक्रॉस आपको लेके जाया जाता है। आपको बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गांव खेड़ों तक लेके जाया जाता है, जहाँ पे आप मध्य भारत को जानने की कोशिश करते हो। तो मध्य भारत बेसिकली वो है
जो बिल्कुल लाइक जहाँ पे 90% इंडिया रहता है और इकोनॉमिकली वो ना बहुत ही ज्यादा अमीर है ना बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो वो बिल्कुल मध्य वर्ग भारत का जो है, टीयर 2 टीयर 3 जिलों में भारत के, आपको जागृति यात्रा वो दिखाता है एक्चुअली में। जो इंडिया वन हम देखते हैं एज पीपल लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज, आप एक अलग ही साइड देखते हो हमारे देश का। जो इंडिया वन हम लोग सारे बॉम्बे दिल्ली बैंगलोर में रहने वाले लोगों को लगता है कि अब ये बन गया है इंडिया, एक्चुअली भारत अभी भी वही है जहाँ वो 90% हमारे देश की जनसंख्या रहती है और मैक्सिमम कंज्यूमर इंडिया के वही है। मतलब इंडिया वन डेफिनेटली हमारा कंजम्पशन डोमिनेट करता है, लेकिन 90% अभी भी इंडिया वही है, हमें उनके लिए भी बिल्ड करना है। तो हम उन्हें इकोनॉमिक मोबिलिटी में कैसे ऊपर ले जाए, आई थिंक जागृति यात्रा के कुछ इवेंट्स बहुत ही अच्छा आपको वो प्रतिबिंब दे सकते हैं, आपको किस तरह से इंडिया सोचता है, भारत सोचता है, किस तरह से भारत के लोग अभी भी अपने काम को देखते हैं। और मेरे को जागृति यात्रा में सबसे ज्यादा तो यही लगा कि भारत के लोगों में एस्पिरेशन अभी भी बहुत ज्यादा है और अपने आप को और ऊपर ले जाना इकोनॉमिक और सोशल मोबिलिटी में। आई थिंक पूरे भारत के लोगों को मेहनत करते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और शेपिंग माई जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर, मेरे को लगा कि जागृति यात्रा के हर एक इंसान जिससे मैं मिली और जिससे मैं अभी भी टच में हूँ, बहुत इंस्पायरिंग रहे। वो अपने अपने राइट में, बहुत सारे लोग उसमें एंटरप्रेन्योर्स थे, बहुत कुछ लोग नहीं थे, मगर हर एक इंसान बहुत डिफरेंट स्टोरी के साथ आ रहा था, हर एक इंसान बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आ रहा था। तो उनके वो डिफरेंसेस में भी उनकी वो स्ट्रेंथ देखना मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था। और जागृति यात्रा इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल जर्नी। तो अगेन आपको इतनी सारी जगहों में जाना पड़ता है, आप 15 दिन में यू आर नेविगेटिंग वेरी डिफरेंट वेदर्स, यू आर नेविगेटिंग वेरी डिफरेंट प्लेसेस, वेरी डिफरेंट फूड, एवरीथिंग। तो वो अडेप्टेबिलिटी भी बहुत सिखाता है आपको एज एन एंटरप्रेन्योर कि हर रोज सेम नहीं होगा, आपको मूव करते रहना है डिस्पाइट व्हाटएवर डिफरेंस कम्स। सो जागृति यात्रा डेफिनेटली वाज अ वेरी फन एक्सपीरियंस, lovely place to know India more and make new friends. So I had like a ball of a time. 15 दिन काफी फन रहे मेरे लिए। नाइस। हम इसके पहले 3-4 गेस्ट को आमंत्रित किया है प्लेटफॉर्म में, जो भी जागृति यात्रा में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया था। एंड जो भी ये एपिसोड सुन रहे हैं नहीं तो देख रहे हैं, अगर आपको जागृति यात्रा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए आप, क्योंकि वो तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है। मैंने निमिष गोयल एक बंदा था, उनको होस्ट किया था, और दूसरे और 2-3 गेस्ट भी थे, उन भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो चुका है वो 15 दिन में। आई थिंक दैट्स अमेजिंग थिंग। और जिलिका जी, आप उसके बारे में शेयर करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। अब तक आपने नेतृत्व यानी लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा है? व्हाट इज वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू लर्नड अबाउट लीडरशिप? लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल एंड बैठ के चुप रहना, यानी ये 2 चीजें सीखी है सबसे ज्यादा। क्योंकि देखिए, आप जब फाउंडर होते हैं ना, आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, बिकॉज आप अपनी कंपनी में वही 3-4 लोग हैं, हर रोज काम कर रहे हो, आप एक तरह का काम संभालते हो, को फाउंडर्स डिफरेंट तरह का काम संभालते हैं। एंड एज नॉन टेक्निकल फाउंडर ना, काफी टेम्पटिंग होता है ये सोचना कि मेरे को मार्केट सारा पता है, क्योंकि आप सेल्स सारी आप करते हो, आप बाहर जाके इकोसिस्टम में लोगों से मिलते हो, आपको चलता है पता कि मार्केट में डिमांड क्या है, क्या चाहते हैं लोग। तो आपको लगता है कि आपको पूरा मार्केट अंदर बाहर पता है, लेकिन अब यहाँ पे टेक्निकल लोग काम कर रहे हो। एंड मेरे को लगता है कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको मार्केट इनसाइट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको कॉमन सेंस और इंट्यूशन ज्यादा चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। और टेक्निकल लोगों में वो थोड़ा बेटर होता है, मेरे को कई बार लगता है, या एटलीस्ट मेरे से तो मेरे टेक्निकल टीम तो बहुत बेटर है, मैं ये बहुत ही ओपनली कहूंगी आपको। तो कई बार एज अ फाउंडर हमें लगता है कि वी हैव टू कीप इट टुगेदर, हमें दिखाना है कि हमें बहुत ज्यादा आता है। दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक
आपको आपकी टीम पे भी भरोसा करना चाहिए. यू शुड टेक दैट स्टेप बैक एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू, बिकॉज वो लोग भी इक्वली, मतलब मेरे को फाउंडर्स भी इक्वली इन्वेस्टेड है इस कंपनी को अच्छा बनाने के लिए. तो यू हैव टू ट्रस्ट देयर जजमेंट, गिव देम द स्पेस टू एक्ट. को फाउंडर्स हो गए, आपके इंटर्न्स हो गए, आपके कोई भी एम्प्लॉइज हो गए, तो ट्रस्ट देयर जजमेंट एंड लर्न टू लिसन कि वो क्या बोल रहे हैं. मे बी वो एक बहुत डिफरेंट स्टैंड पॉइंट टच कर रहे हैं सिचुएशन का, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था है. तो मतलब वही सिटिंग डाउन एंड शटिंग अप, इट इज सर्विंग मी वेरी वेल एंड आई एम गोइंग टू कीप डूइंग दैट. बिल्कुल, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई सपोज, और आपने उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करके बता दिया है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड हाँ वो किस तरीके से आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, लीडरशिप में और एक टीम को सही तरीके से काम कराने में हेल्प करती है शायद. और आगे चलते हैं, पूछते हैं आपसे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस में? इंडिया में, क्योंकि इंडिया मेरे को सामाजिक उद्यमिता का प्लेग्राउंड लगता है. मेरे को इतने सारे अभी भी इंडियन इकोनॉमी में फंडामेंटल लेवल के प्रॉब्लम्स हम लोग अभी भी सॉल्व करने कितने रह गए हैं. तो इंडिया से बेटर जगह कोई है नहीं सामाजिक उद्यमिता के, और बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली में इंस्पिरेशन मेरे. तो किसी एक को मेरे लिए सिंगल आउट करना थोड़ा सा इनजस्टिस होगा बाकियों के लिए, बट अगर मुझे एक, बिकॉज मैं एजुकेशन के क्षेत्र में हूँ, मैं कहूंगी रॉकेट लर्निंग के जो संस्थापक हैं चारों, उत्सव, नम्या, अजीज, मेरे को लगता है वो लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में. वो लोग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के थ्रू ला रहे हैं. और क्या होता है, अब जो बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र है हमारे देश के, रूरल क्षेत्र है, गांव के ग्रामीण क्षेत्र है हमारे देश में, वहां पर टीचर्स की बहुत कमी है, ट्रेंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की बहुत कमी है. तो इन्होंने टेक्नोलॉजी के द्वारा आंगनवाड़ी को ट्रेन करा है टू एंगेज विद रूरल चिल्ड्रन इन अंडरसर्व्ड बैकग्राउंड्स. क्योंकि वो लोग मतलब बेसिकली जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स पूल है सामाजिक उद्यमिता में, सबसे बड़ा मेरे को लगता है एक ड्राइवर है कि आपको एग्जिस्टिंग पॉलिसी और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के अंदर कुछ बनाना है. क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए होता नहीं है कि आपको सरकार आपको बहुत पैसे दे रही है, आपको इन्वेस्टर्स बहुत पैसे दे रहे हैं, आपको जो भी करना है आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में करना है. तो आई थिंक रॉकेट लर्निंग ने वो बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है शिक्षा क्षेत्र के उद्यमियों के लिए, और मैं भी उनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ. अच्छा, और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, युवा उद्यमियों जो भी रहते हैं, उन लोग अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामाजिक प्रभाव डालना चाहते हैं ना, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो फाउंडर टाइटल के पीछे, संस्थापक के टाइटल के पीछे भागना छोड़ दीजिए. अगर आपको लगता है कि आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हो ताकि आप अपने ट्विटर या लिंक्डइन पे आप फाउंडर लिख सको, प्लीज भूल जाओ. ये बहुत ही बेकार जरिया है. एक मतलब आई फील फेमस होने के और भी बहुत तरीके हैं. फाउंडर बनना एक बहुत ही बेकार जरिया है, क्योंकि ये आपको फिर एक अनएंडिंग मेंटल स्ट्रेस देता रहेगा. कुछ और कीजिए जो बहुत लो प्रेशर है. और अपार्ट फ्रॉम दिस, आई मीन, चलिए लाइक कमिंग टू द रियल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, मेरे को लगता है डू व्हाट यू लव. ऐसा प्रॉब्लम उठाइए जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो. फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम. अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से प्यार पड़ जाइए, मगर जो आप बना रहे हो उससे मोह मत लगाइए किसी भी तरह का. क्योंकि आप जिस इंट्यूशन से, और मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, आप जिस इंट्यूशन से मार्केट में जा रहे हो, आप जिस इंट्यूशन से मार्केट में एंटर कर रहे हो, वो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है. कई बारी आप कुछ और सोच रहे हो, मार्केट आपको कुछ और ही स्टोरी बताएगा. तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मोह मत लगाइए सोल्यूशन से. आपको मार्केट कभी भी वो ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग कुछ भी दे सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट. तो
अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में और आपको अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ग्राउंडेड रहना चाहिए और अपने कस्टमर से बात करते रहना चाहिए. तो मतलब फॉल इन लव विद द प्रॉब्लम, बी ऑब्सेस्ड विद योर कस्टमर्स, डू नॉट obsess yourself with the solution. It can change any time. Pivots are very real. तो वही है, मतलब मैं तो यही कहूंगी. एंड वो कीजिए जो आपको जेन्युइनली दिल से प्यार हो उस चीज से, rather than that being the cool thing. अगर मेरे को यहाँ पे पोएट्री अच्छा लगता है और मैं देख रही हूँ यहाँ पे AI is the coolest thing और मैं AI के पीछे भाग रही हूँ, then that's very stupid of me, ना. Then I will not be able to do what I want to do with my life. तो हो सकता है AI, ब्लॉकचेन, बहुत सारी चीजें कूल हो, बट करो वही जो आपको जेन्युइनली पसंद हो और आप अपने आप से आज कन्विक्शन के साथ कह सकते हो कि मैं अपनी जिंदगी के 10-15 साल देने को तैयार हूँ इस चीज के ही तरफ. तो ही मेरे को लगता है कि आप किसी तरह का इम्पैक्ट बना सकते हो, किसी तरह का प्रभाव ला सकते हो. अमेजिंग जिलिका, आपकी इस आई से एज में इतना क्लैरिटी के साथ में आपने ये चीज समझाई है, दैट मेक्स यू यू नो वेल टू डू एंड बिग एंटरप्रेन्योर बैक इन योर हेड, जहां पर वो क्लैरिटी इतनी ज्यादा है और आप दूसरों को भी वो क्लैरिटी दे पा रहे हैं. तो रियली रियली वंडरफुल और बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रहा है अभी तक. आ गए हैं हम नेक्स्ट सेकेंड रैपिड फायर राउंड की तरफ. तो अगर आप तैयार हैं तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट रैपिड फायर राउंड में एकदम क्रिस्प आंसर्स दिए थे, वैसे ही आपसे सुनना चाहेंगे. ओके, तो सबसे पहले अगर एक आपके पास विशाल जाइगेंटिक बिल बोर्ड है तो आप उस पे क्या लिखना चाहेंगे? कुछ भी हो सकता है वो. ऑथोरिटी के बारे में लिखूंगी. एनीथिंग इन पर्टिकुलर? I would like to educate people कि कॉग्निटी का एक सोशल इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशन फर्स्ट है, हम लोग B2B और B2G बिजनेस मॉडल है हमारा, तो उतना कंज्यूमर फेसिंग हमारा ब्रांडिंग और मार्केटिंग कभी होता भी नहीं है. लेकिन I would really like people to know, I would really like the parents of the children we cater to know that Cognity is there to help you always. And yeah, whatever you are embarking on is a very difficult journey, but Cognity wants to be that helping hand, and with your support, we can be that. And we know whatever the journey that is you are on is difficult, but please take care of yourself, take care of your health, because jab tak you are okay, your kids will be okay, and yeah, we are there to help always, and we are working very hard that we can be that helping hand, that sigh of relief in your life. In some way. अच्छा, और मेरे तरफ से पहला बुलेट, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? सारे हैं, बहुत सारे हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरे को I like that South Indian actor दुलकर सलमान, तो I would like to go on a date with him. Great choice. मेरा भी फेवरेट एक्टर है. Oh, really? Nice. Yeah. और अगर आपको एक दिन के लिए नियम बनाने का मौका मिले जिसको सभी को बाय डिफॉल्ट फॉलो करना पड़ेगा, तो आप क्या नियम बनाएंगे? स्कूल में वो बातें करते थे ना, मैं मेरे फ्रेंड्स की, एक दिन अगर हम प्रिंसिपल बनेंगे, ये सब्जेक्ट बैन कर देंगे, बस टीचर को निकाल देंगे, ऑल ऑफ दैट. मेरे को वो याद आ रही है. ओके, अगर आपको किसी फिल्म, go ahead, क्या नियम बनाओगे? No, I think there is some network lag. चलो. Increase the salary in the education space teachers के लिए, because teacher बनना अभी भी हमारे देश में it's not somebody people do by choice. So I would like to make the education field more attractive for people to join, because education सबसे important driver of growth है किसी भी देश के लिए. तो और जो जैसा फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है, आई वुड लाइक टू मेक दैट इन इंडिया. एंड उसका सबसे पहला, आई थिंक, वे टू मेक द एजुकेशन सिस्टम बेटर इज टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द पीपल हु वर्क देयर. So I would really like to increase the salaries of teachers, to increase the perks and everything. बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा करियर भी मैं पहला लेक्चरर जैसा शुरू किया था, बट ताकि फाइनेंशियल ऑप्शंस उतना अट्रैक्टिव नहीं था, इसलिए मैं आईटी को स्विच किया था. बट वंडरफुल, आई थिंक दैट इज
समथिंग कमेंडेबल, अच्छा बात बताया आपने। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरोइन या हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? ओके, मुझे संजय लीला भंसाली की फिल्म्स फॉर द एस्थेटिक्स बहुत अच्छी लगती हैं। द स्टोरी लाइन्स आर अ बिट अच्छा। tragic, मगर I really want to be a part of those sets and see that villains come live before my eyes. So maybe some Sanjay Leela Bhansali film. I like Padmavat. I'll give it Bollywood examples. A lot of Bollywood movies also I'd like to be part of. अच्छा। But because the Hindi audience is ज़्यादा, तो they will only relate with Bollywood more. So any Sanjay Leela Bhansali film like Badira Mastani or maybe Padmavat, where the sets are so grand, so opulent. मेरे को sets का लालच है more than the storyline or any other thing. Great. So Nice. we all want to, come across with larger than life वाला एक जो Yeah, absolutely. experience रहता है. Okay, great. So अगला सवाल आपसे ये है कि अगर आपको किसी के साथ अपना जीवन स्वैप करना पड़े तो आप किसके साथ बदलना चाहेंगे? नहीं करना मुझे। सुपर। Great. और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? हाँ, वो डोरेमोन में आता था, अगर आप लोगों ने कभी देखा है डोरेमोन में, नोबिता used to be the protagonist of that show. उसके ड्रॉअर के अंदर there used to be a time machine. And मतलब as a child मैंने वो बहुत ढूंढा है कि मेरे ड्रॉअर से क्यों नहीं निकल रहा है टाइम मशीन, ऐसा क्या है उसके ड्रॉअर में, ऐसा क्या है। तो I would really like to have a time machine in my drawer. Maybe. अच्छा। Yeah, that's it. डोरेमोन मेरा फेवरेट गैजेट है वो। I still love Doraemon. When I'm very stressed out, I watch Doraemon for comfort. So comfort food के साथ में comfort cartoon भी होता है. Now we know that. Absolutely. Okay. So आखिरी सवाल झिलिका आपसे ये है कि उभरते हुए युवा के साथ में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे इन जनरल, जो आपको लगता है कि सभी को फॉलो करना चाहिए? बहुत प्रीची साउंड करेगा, बट मतलब यही है, डोपामिन की जगह अपने कर्म को फॉलो करो। मतलब अपना इजी ग्रेटिफिकेशन से कुछ भी लास्टिंग नहीं बन पाता, तो डू समथिंग व्हिच विल लास्ट, और उसके लिए आपको ये डोपामिन वाले चीजें छोड़नी पड़ेंगी। नहीं, एक्चुअली ये हटाइए, ये बहुत कैंसिल करवा सकता है मेरे को, जल्दी में छोड़िए, ये बहुत ही वैसा सा आंसर है, बहुत प्लीज है। बट झिलिका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग कुछ भी कर लेना, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो बुक्स में लिखा है, हम लोग इसको प्रीची बोलते हैं, बट एक्चुअली दिस इज द ट्रूथ, दैट्स व्हाई इट इज रिटन देयर। वही, अगर किसी यंग इंसान को मेरे को एडवाइस देनी है तो जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स, डू नॉट चेस डोपामिन। जो रास्ते में आ रहा है करो, करना पड़ेगा वो, और मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से ना कभी कुछ मिला है ना कभी मिलेगा, जो भी मिलेगा वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। तो अगर आपको कुछ भी बहुत ही लास्टिंग और एंड्योरिंग बनाना है, वो आपको ग्रेटिफिकेशन डेफर करना पड़ेगा, आपको हासिल करना पड़ेगा, आपको जो रास्ते में आ रहा है आपको हर एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो बस वही है। एक्सीलेंट। एब्सोल्युटली। हम टीजीवी प्लेटफॉर्म में यही यकीन करते हैं, वी डोंट बिलीव इन इंस्टेंट सक्सेस, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते आ रहे हैं। वंडरफुल। और झिलिका, आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे और पायल को भी, और हमारे इस सफर में जुटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ज्यादातर पॉडकास्ट इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में थोड़ा बात करने में मजा भी आता है, थोड़ा और फीलिंग्स आप अपने जज्बात आप और अच्छे से जाहिर कर पाते हो, तो बहुत मजा आया। थैंक यू। लेट्स सी थैंक यू। वेयर इट गोस। वंडरफुल वंडरफुल। और हम आपको फिर से हमारे प्लेटफॉर्म, इंग्लिश प्लेटफॉर्म में भी बुलाते हैं, और बाकी जो भी आप भाषाएं बोलते हैं उतने भाषाएं हम
पॉडकास्ट कर सकते हैं। आपके साथ आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो यंगस्टर्स को यूज होता है। ऑलराइट, और आपको और कॉग्निटिव टीम को विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी इनिशिएटिव जो नोबल काज पे ऊपर काम कर रहा है, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इंस्पायर मिलियंस एंड आपका काम मिलियंस को रीच होना है। दैट इज द विश फ्रॉम आवर साइड। ओके, तो दोस्तों या मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड झिलिका त्रिसल जी के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। और आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच इन एडवांस। और अब सुनते हैं आज का ट्रिविया। और आज हम बहुत सारा विषय हम सीख लिए झिलिका त्रिसल जी के साथ, और हम सोशल एंटरप्राइजेस के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस जो भी है ना, ये एक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि में योगदान देती है। और इसमें फेयर ट्रेड, शिक्षा और हेल्थ केयर और पर्यावरण संरक्षण जैसी कई इंडस्ट्री शामिल है। और दूसरा बात यह है कि ये हमेशा नॉन प्रॉफिट नहीं होते हैं। पारंपरिक चैरिटी, मतलब ट्रेडिशनल चैरिटी की तरह हर सोशल एंटरप्राइज नॉन प्रॉफिट नहीं होते। कई कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती है, लेकिन अपने प्रॉफिट को सामाजिक कार्यों में फिर से निवेश करती है, जैसे टॉम्स शूज, पैटागोनिया और वार्बी पार्कर जैसा एंटरप्राइजेस। और जैसे हमने अभी नवीन से सुना हमारे ट्रिविया के फर्स्ट पार्ट में कि ये नॉन प्रॉफिट नहीं होती हैं हमेशा, तो दुनिया का सबसे पहला सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फंड यूके में शुरू हुआ 2012 में। और यूके ने बिग सोसाइटी कैपिटल के नाम से एक सोशल इन्वेस्टमेंट बैंक लॉन्च किया जो सोशल एंटरप्राइज को फंडिंग देता है। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नोबेल प्राइज भी मिलता है, जो कि मोहम्मद यूनुस को 2006 में मिला था, जो कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला था उन्हें इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस के जरिए यह साबित किया था कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को वैश्विक पहचान, ग्लोबल जो हमारी पहचान है वो मिल सकती है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू टुडेज ट्रिविया। ऑलराइट, तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड झिलिका त्रिसल जी के साथ। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपके हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारे ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ मामूली बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।